जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एग्रीगेट डिमांड और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वहीं हम किसी एक अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण किस तरह से होता है इसे जानेंगे। बच्चों, हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये देखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं का अध्ययन करता है और उसके तहत समष्टि अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण कैसे होगा, रोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन किस प्रकार से होगा और किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिकतम स्तर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और जब हम रोजगार के निर्धारण की बात करते हैं तो इसके संबंध में हम दो थ्योरीज को देखते हैं और जो ये दो थ्योरीज हमारे पास हैं, जो सिद्धांत हमारे पास हैं, उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत पारंपरिक या परंपरागत रोजगार का सिद्धांत है और दूसरा कीन्स का रोजगार सिद्धांत है। तो पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं परंपरागत रोजगार सिद्धांत की। परंपरागत रोजगार सिद्धांत को जो परंपरागत अर्थशास्त्री हैं, जिसमें प्रोफेसर एडम स्मिथ, रिकार्डो और इनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत की विवेचना की। परंपरागत अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूर्ति है वो स्वयं ही अपनी मांग सृजित करती है और इसके आधार पर जब अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं, वह स्वतः ही वस्तु की कीमत के निर्धारण के साथ साथ रोजगार के स्तर का निर्धारण भी कर लेती हैं। वहीं प्रोफेसर कीन्स की जो थ्योरी थी, उन्होंने इन चीज़ों का खंडन करते हुए यह बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग ही रोजगार के स्तर का निर्धारण करती है। तो यह प्रभावपूर्ण मांग क्या है और इसका निर्णय किस प्रकार किया जाता है, आइए इसे हम देखते हैं। प्रभावपूर्ण मांग के अंतर्गत हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक कुल मांग यानी समग्र मांग, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, और दूसरा कुल पूर्ति, समग्र पूर्ति, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग क्या है। बच्चों, समग्र मांग की अगर हम बात करें तो समग्र मांग का तात्पर्य किसी एक अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन सभी के एक वर्ष का जो योग है उसे हम समग्र मांग कहते हैं, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड के लिए कुछ बात करें तो हम कहेंगे 1 ईयर यानी कि एक साल में हमने किसी एक अर्थव्यवस्था में जो भी टोटल कमोडिटीज प्लस जो हमारे पास सर्विसेज हैं यानी गुड्स एंड सर्विसेज, इनको जो हमने प्रोड्यूस किया है किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एक साल में, उसे हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड को हम टोटल एक्सपेंडिचर या फिर कुल व्यय भी कहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ की डिमांड करता है तो उसके लिए वह पैसा भी खर्च करता है और यही खर्च वास्तव में क्या बन जाता है, व्यय बन जाता है। और जब ये व्यय उत्पादकों के पास पहुंचती है तो यह आय में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जो हमने उपभोग पर व्यय किया वो हमारे लिए व्यय है और उत्पादक के लिए वह आय है। और जब हम इसको एक फॉर्मूले में देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बच्चों, ये सूत्र अगर आप देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमने जो व्यय विधि का प्रयोग किया था, उस व्यय विधि के तहत आपको ये सूत्र शायद याद आ रहा होगा। तो इस सूत्र के अनुसार अगर हम देखें, किसी भी अर्थव्यवस्था में हम अर्थव्यवस्था को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास हो जाएगी ओपन इकोनॉमी, एक है हमारे पास ओपन इकोनॉमी और दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटते हैं तो इन चारों क्षेत्रों के जो व्यय हैं वही वास्तव में कुल मांग माने जाएंगे। और इन 4 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र कौन सा है, C, जिसे हम
कंजप्शन एरिया मानते हैं या फिर इसको कंजप्शन सेक्टर मानते हैं। कंजप्शन सेक्टर में हम आप जो भी उपभोक्ता है, जो परिवार क्षेत्र है, वह जितना उपभोग पर व्यय करता है उसे हम कंजप्शन सेक्टर में रखते हैं। वहीं दूसरा इन्वेस्टमेंट सेक्टर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंतर्गत जितने भी उत्पादक हैं वो जो संपत्तियों पर या पूंजीगत जो व्यय करते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट जो हमें जी दिखाई दे रहा है, जो तीसरा सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को बताता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी उपभोग पर या पूंजी पर जो व्यय होते हैं उन व्ययों को भी यहाँ हम शामिल कर लेते हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी में हमारे पास में अब जो शुद्ध आयात निर्यात का मूल्य है वो भी शामिल हो जाता है। शुद्ध आयात निर्यात में हमने यहाँ पर x को निर्यात माना है और m को हमने आयात माना है। तो निर्यात में से जब हमने आयात के मूल्यों को घटा दिया तब हमें क्या मिला, हमें मिला शुद्ध निर्यात। और जब इन सब चीज़ों को हम जोड़ लेते हैं तो हमें ओपन इकोनॉमी में क्या मिल जाता है, एग्रीगेट डिमांड, यानी एक अर्थव्यवस्था में चारों सेक्टर में कुल कितना उपभोग या व्यय हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। और जब इसी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी में देखते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, C+I यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, बचत। यानी यहाँ पर क्या हो गया, उपभोग प्लस बचत बराबर क्या हो गया, समग्र मांग या फिर एग्रीगेट डिमांड। अगर इसे हम एक टेबल और एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो हम एक चीज़ों पर कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की, परिवार की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका कंजप्शन भी क्या होने लगता है, कंजप्शन भी बढ़ने लगता है। वहीं अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट भी हमने यहाँ पर क्या माने हैं, स्थिर माने हैं। और हमने ये माना है कि एक व्यक्ति या परिवार कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं बचत या विनियोग करता ही है। इस टेबल में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं अगर व्यक्ति की आय 0 है तो भी वह कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके, ऋण लेकर या अपनी पुरानी बचत का प्रयोग करके किसी ना किसी प्रकार से क्या करेगा, कंजप्शन अवश्य करेगा। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले को अप्लाई करें तो एग्रीगेट डिमांड के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है, C+I यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इसके तहत आपकी जितनी आय थी उस आय में से हमने कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर, इनको अगर हमने कंजप्शन प्लस हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है इनको जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। इसी को जब हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो डायग्राम में हम देख रहे हैं हमने OX एक्सिस पर हमारी इनकम को लिया हुआ है, वहीं हमने OY एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दर्शाया है। यहाँ पर हमने जो बचत है, इन्वेस्टमेंट है, उसको स्थिर मान लिया है और हमने ये माना है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार अपनी इनकम का एक भाग या निश्चित भाग अवश्य ही बचाता है। इसके आधार पर अगर हम जाएं तो व्यक्ति की इनकम जब 0 है तब भी वह कहीं भी व्यवस्था करके कुछ ना कुछ कंजप्शन अवश्य ही करेगा। तो ये जो 20 पर हम एक सीधी रेखा देख रहे हैं ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये कंजप्शन या व्यक्ति के उपभोग को दर्शा रही है। वहीं जब यहाँ पर 30 पर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 30 से जो रेखा जा रही है इसमें कंजप्शन के 20 और इसके साथ ही साथ जो बचत है उसके 10 ये भी शामिल है। और इस प्रकार से हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड कितनी मिल जाती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमने जो भी आंकड़े लिए हैं उन सभी आंकड़ों को क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था में दर्शाया है इसीलिए हमने ये आंकड़े करोड़ों रुपए में लिए हुए हैं। आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड के साथ एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट सप्लाई जिसे हम समग्र पूर्ति कहते हैं। तो समग्र पूर्ति के लिए अगर हम देखें, समग्र पूर्ति का तात्पर्य क्या होगा, किसी भी एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है उन वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य वहाँ की समग्र पूर्ति कहलाएगी।
वहीं अगर हम समग्र पूर्ति को देखें तो हम जानते हैं कि कोई भी एक उत्पादक जो है वो वस्तु का निर्माण उत्पादन के विभिन्न साधनों के माध्यम से करता है, यानी कि उसके पास उसकी भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उनका साहस, इन चारों साधनों से मिलकर के वस्तु का उत्पादन होता है और इन्हीं साधनों को इनका पुरस्कार प्राप्त होता है। तो जब उत्पादक के दृष्टिकोण से हम देखें, उत्पादक इन साधनों को इनका पुरस्कार देता है तो वही उसके लिए क्या हो जाती है, वो उसके लिए हो जाती है उत्पादन लागत। और यही उत्पादन लागत को अगर हम मौद्रिक मूल्य में देखें तो क्योंकि एक उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम रूप से प्राप्त करना चाहेगा ताकि वह आगे भी उत्पादन कर सके, तो ये जो लागत है यही लागत वास्तव में क्या कहलाएगी, वास्तव में समग्र पूर्ति का मौद्रिक मूल्य कहलाएगी। वहीं अगर हम देखें तो इन साधनों को जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो साधनों के लिए आय बन जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास समग्र पूर्ति का जो सूत्र है वो क्या प्राप्त होता है, C+S। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति बराबर C+S का तात्पर्य क्या होगा, C यानी हमने जो उपभोग कर लिया है वो उपभोग व्यय और साथ ही साथ में S का तात्पर्य क्या हो जाएगा, S का तात्पर्य हो जाएगा बचत। तो इस प्रकार समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं सूत्र, उपभोग व्यय प्लस बचत C+S। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यही C+S यानी कि उपभोग व्यय और बचत वो किसको दर्शाते हैं, राष्ट्रीय आय को दर्शाते हैं। अगर हम इसे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय से जोड़कर देखें तो हमारे पास हमें सूत्र मिल जाता है Y = AS = C+S। इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे पास Y यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति के, और समग्र पूर्ति किसके बराबर है, उपभोग प्लस बचत के। इस प्रकार हमने यहाँ पर समग्र पूर्ति को देखा। अब हम यह जान लेते हैं कि हमारे पास जो समग्र मांग है या एग्रीगेट डिमांड हमारे पास है, इसका निर्धारण किस तरह से होता है। बच्चों, समग्र मांग के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि हम समग्र मांग और इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि समग्र मांग के कौन कौन से घटक हैं। हम सभी को ये पता है कि समग्र मांग के अंतर्गत हम किस चीज़ को शामिल करते हैं, उपभोग को और बचत को। इसका तात्पर्य है कि हमारे पास जो टोटल मांग है, यहाँ पर मैं जब भी समग्र मांग की बात कर रही हूँ तो ये पूरी अर्थव्यवस्था की मांग को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस मांग को पढ़ा था वह किसी व्यक्तिगत मांग को बता रहा था और वह एक इकाई का अध्ययन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम समग्र मांग को देख रहे हैं जो अर्थव्यवस्था की कुल मांग को बताता है। तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के जो घटक हैं उसमें एक हम रखेंगे उपभोग, यानी वो भाग जो कंज्यूम कर लिया गया है, और वो भाग जो बचत के रूप में किसी कंज्यूमर या फिर अर्थव्यवस्था के पास है। तो यहाँ पर हमने समग्र मांग में दो चीज़ों को लिया, उपभोग और बचत, और आपने देखा भी कि हमारे पास समग्र मांग AD = क्या होता है, C+S। इसके आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको उपभोग के भाग को बता रही हूँ। हम देखेंगे सबसे पहले उपभोग फलन, जिसे हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि उपभोग में परिवर्तन आय की वजह से भी होता है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में कंजप्शन को अगर हम फंक्शनेट करके देखें तो हमारा जो कंजप्शन है वो फंक्शनेट होगा किससे, वहाँ की आय से। तो यहाँ पर उपभोग फलन के लिए हमारे पास सूत्र क्या हो जाता है, C = फंक्शनेट बाय इनकम। यहाँ पर Y कुल आय नेशनल इनकम को बता रहा है और C वर्ड कंजप्शन को बता रहा है, यानी वहाँ के कुल उपभोग को बता रहा है। जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर कीन्स ने उपभोग फलन को उपभोग प्रवृत्ति के रूप में दर्शाया है।
उन्होंने उपभोग फलन को उपभोग प्रवृत्ति माना है। और उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है? किसी भी एक अर्थव्यवस्था में जो कुल आय है, उस आय का वह भाग जो उपभोग के लिए उपयोग में लिया जा चुका है, उसे हम उपभोग या कंजप्शन कहते हैं। और इसी की जो प्रवृत्ति है उसे हम उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। इसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कह सकते हैं। और हम उपभोग प्रवृत्ति को अगर देखें तो उपभोग प्रवृत्ति को हम दो श्रेणियों में बांटेंगे। एक हमारे पास है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे शॉर्ट में मैं APC कह रही हूँ, और इसको हम फुल फॉर्म में देखें तो ये कहलाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है APC इज इक्वल टू C/Y। इसका मतलब यहाँ होगा कि हमारी जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है उसके अनुसार कंजप्शन, उपभोग, और नीचे हमारे पास क्या है? इनकम। यानी जब हम हमारे कंजप्शन को इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कितनी एक आय की तुलना में अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वहीं इसका दूसरा एक भाग है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम MPC से डिनोट कर रहे हैं, और जिसका तात्पर्य होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सीमांत शब्द हम सभी जानते हैं, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय में कोई परिवर्तन होता है और उसकी वजह से अगर हमारे कंजप्शन की जो प्रोपेंसिटी है, यानी हमारे उपभोग की जो प्रवृत्ति है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है, तो इसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। और इसका सूत्र हम क्या देख रहे हैं? MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इसको अगर हम यूँ देखें तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय की एक इकाई में कोई परिवर्तन आता है, उसकी वजह से अगर जो कंजप्शन प्रोपेंसिटी है, उपभोग की प्रवृत्ति है, उसमें जो परिवर्तन आएगा उसको अगर हम भाग देंगे चेंज इन इनकम से, तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जिस प्रकार हमने यहाँ पर उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति को देखा, तो हम जानते हैं कि इसका दूसरा भाग क्या है? बचत। अब हम देख लेते हैं कि बचत प्रवृत्ति या बचत फलन क्या है। आय का वो भाग जो बचा लिया जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता या प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये एक टेंडेंसी होती है कि जितनी आय हमें प्राप्त होती है, हम उसको संपूर्ण रूप से उपभोग में खर्च नहीं करते और उसका एक भाग बचा लेते हैं। बचत भी कहीं ना कहीं आय से प्रभावित होती है, और जब यह आय से प्रभावित होती है तो इसे हम बचत फलन के रूप में जानते हैं। यहाँ पर बचत फलन के लिए हमारे पास सूत्र होगा S इज इक्वल टू फंक्शनेट बाय Y। यानी हमारी जो बचत सेविंग्स हैं वो किससे प्रभावित हो रही हैं? वहाँ की हमारी जो आय है, कुल आय है, उससे प्रभावित हो रही हैं। प्रोफेसर कीन्स ने यहाँ पर बचत फलन को भी बचत प्रवृत्ति के रूप में दर्शाया है और उसकी विवेचना की है। इस आधार पर अगर हम बचत प्रवृत्ति की बात करें तो एक उपभोक्ता या एक अर्थव्यवस्था में जो भी आय प्राप्त हुई है उसमें से जो भाग बचाया जा रहा है उसे हम बचत प्रवृत्ति कहेंगे। बचत प्रवृत्ति को भी हम दो कैटेगरीज में रख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है औसत बचत प्रवृत्ति, जिसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। शॉर्ट में इसके लिए हम APS वर्ड यूज कर सकते हैं। और APS के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S/Y। इसका मतलब हमारी जो सेविंग है वो किससे प्रभावित है? वो जो कुल आय है उससे प्रभावित है। इसी प्रकार जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो बचत प्रवृत्ति का दूसरा पहलू है सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और शॉर्ट में इसे हम कहेंगे MPS। यहाँ पर भी एक सूत्र हम यूज कर रहे हैं MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इसी प्रकार जब किसी अर्थव्यवस्था में आय की एक इकाई में परिवर्तन होता है तो वह वहाँ की बचत में जितना परिवर्तन लाता है उसे हम किससे दर्शाते हैं? उसे हम दर्शाते हैं MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से। इस प्रकार बच्चों कीन्स ने
अपने रोजगार सिद्धांत में रोजगार के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति को निर्धारक तत्व के रूप में रखा। और अगर हम देखें तो कीन्स का कहना यह था कि एक ऐसी दशा जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, ऐसी दशा में रोजगार का निर्धारण होता है। यानी वो स्थिति जहां पर समग्र मांग किसके बराबर हो जाए, जो समग्र पूर्ति है उसके बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रोजगार का निर्धारण होता है। लेकिन जब समग्र मांग और पूर्ति में कहीं ना कहीं अंतर आता है तो वह रोजगार के कम स्तर या अधिक स्तर को भी प्रदर्शित करती है। आइए बच्चों हम जान लेते हैं कि रोजगार के अंतर्गत कितने प्रकार की बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। बच्चों कीन्स ने रोजगार सिद्धांत के निर्धारण के लिए AD = AS को माना है, यानी जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो वहां पर रोजगार स्तर का निर्धारण होता है। यहाँ पर एक टेबल में हम देख रहे हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने AD और AS यानी कुल मांग और कुल पूर्ति को इन सभी के माध्यम से कैलकुलेट किया है। यहाँ पर अगर हम अर्थव्यवस्था में आय को लें तो आय हमारे पास 0, 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ है, क्योंकि सभी आंकड़े हमने करोड़ों रुपए में दर्शाए हुए हैं। वहीं उपभोग हमारे पास 50, 100, 150, 200, 250 और 300 है। अगर यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड के सूत्र पर जाएं तो एग्रीगेट डिमांड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C+I, यानी उपभोग प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए अगर हम देखें तो कंजप्शन हमारे पास 50 है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास 100 करोड़ है, और इनको अगर हम जोड़ें तो कुल मांग हमें कितनी मिल जाती है, 150 करोड़। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अब हमारे पास उपभोग 100 करोड़ का और निवेश हमारे पास कितना है, 100 करोड़ का। इसके आधार पर अब हमारी कुल मांग कितनी हो जाती है, 200 करोड़। तो हम उपभोग और निवेश को प्लस करके क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम कुल मांग को ज्ञात कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुल पूर्ति के लिए AS एग्रीगेट सप्लाई के लिए हमारे पास सूत्र है C+S, यानी कंजप्शन प्लस सेविंग्स, उपभोग प्लस बचत। तो उपभोग प्लस बचत को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली दशा में उपभोग और बचत, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति उपभोग करता है तो आय अगर शून्य है तो वो किसी भी स्रोत से कहीं ना कहीं उपभोग पर खर्च अवश्य करेगा, लेकिन उसकी जो बचत है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास आय 0 है तो वो अपनी जो पुरानी बचत है उनका प्रयोग करता है। इस दशा में अगर हम देखें तो उपभोग और बचत को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास पूर्ति कितनी मिलती है, 0। और अगली दशा में हमारे पास उपभोग 100 करोड़ है, वहीं हमारे पास बचत 0 है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हमारे पास कुल पूर्ति AS। यहाँ यह माना जाएगा कि अब हमारे पास कुछ उत्पादन से कुछ हमें आय प्राप्त होने लगी है, और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि होगी, वहीं यह बचत को भी बढ़ाएगी। इसके आधार पर हमारी जो समग्र पूर्ति है वो भी बढ़ेगी। आय के रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए यहाँ पर एक ऐसा बिंदु जहाँ पर हमारी कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाए, वास्तव में यही किसका निर्धारण होगा, यही रोजगार के स्तर का निर्धारण होगा। और कीन्स ने इसी चीज़ को बताया है कि ऐसा बिंदु जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए वो रोजगार के स्तर का निर्धारण करते हैं। आइए इसे डायग्राम से हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमने OX एक्सिस पर किस चीज़ को लिया हुआ है, इनकम, इसे एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट से भी डिनोट कर सकते हैं। वहीं हमने OY एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दर्शाया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो E एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट कर रहा है। तो ये एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर रोजगार के स्तर का निर्धारण होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर यानी 300 करोड़ रुपए पर है। बच्चों, आय के रोजगार स्तर के आधार पर हम रोजगार के कुछ
प्रारूप या कुछ इसके प्रकारों को देख सकते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी की वह स्थिति है जबकि किसी देश में शारीरिक रूप से योग्य एवं काम करने के इच्छुक व्यक्ति को मजदूरी की प्रचलित दर से काम नहीं मिलता। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की अतिरेक पूर्ति और मांग में कमी को दर्शाती है। वहीं दूसरी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार की स्थिति कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थ में पूर्ण रोजगार ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, किंतु यह एक औपचारिक धारणा है क्योंकि पूर्ण रोजगार होते हुए भी कोई भी समाज पूर्ण रूप से बेरोजगारी से मुक्त नहीं हो पाता। वहीं तीसरी ओर एक और इसकी धारणा है अपूर्ण रोजगार। अपूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहेंगे जब मजदूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इस अवस्था में उत्पादन तथा रोजगार का संतुलन स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। पूर्ण रोजगार स्तर के पूर्व की इस अवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपभोग नहीं हो पाता। तो बच्चों, आज हमने आय और रोजगार के निर्धारण के तहत कीन्स की थ्योरी को देखा और कीन्स ने अपनी थ्योरी में जिन एग्रीगेट्स को शामिल किया है उनकी विवेचना की। मुझे आशा है आपको ये एग्रीगेट्स समझ आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।